एस्केप रूम पार्ट 1 में हमने देखा था कि 6 लोगों को एस्केप रूम नाम की एक बेहद खतरनाक और जानलेवा रियलिटी गेम के अंदर फंसा दिया गया था। उन 6 कंटेस्टेंट्स में सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स ही जिंदा बाहर निकल पाए थे। वे 2 कंटेस्टेंट्स थे जोई और बेन। हैरानी की बात थी कि जब जोई के कहने पर पुलिस ने उस बिल्डिंग की छानबीन की तब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, पर जोई ने अपनी छानबीन जारी रखी और छानबीन में उसे पता चला कि एस्केप रूम का अगला गेम न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ी ही दूर मैनहट्टन सिटी के बीचों बीच होने वाला था। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि एस्केप रूम का मालिक उस पर हर पल नजर रखे हुए था और उसने जोई को मारने के लिए उसी प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बना लिया था जिससे जोई और बेन न्यूयॉर्क जाने वाले थे। इसी के साथ कहानी कुछ साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। साल 2003। एस्केप रूम का मालिक हेनरी एस्केप रूम को डिजाइन करने के काम में लगा हुआ था। तभी उसकी बीवी और बेटी क्लेयर घर के अंदर दाखिल हुए। हेनरी की बीवी ने क्लेयर को उसके कमरे में भेज दिया और खुद हेनरी के कमरे की तरफ चली गई। हेनरी हमेशा एस्केप रूम को और बेहतर यानी और खतरनाक बनाने में लगा रहता था। इस वजह से कभी उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि ऐसे माहौल का उसकी बेटी क्लेयर पर बुरा असर हो रहा था। इसी वजह से क्लेयर की मां क्लेयर को साथ लेकर वहां से दूर चली जाना चाहती थी। हालांकि हेनरी अब भी अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने क्लेयर की मां से 1 घंटे की मोहलत मांगी। हेनरी की बात मानकर क्लेयर की मां स्विमिंग पूल में तैरने चली गई। कुछ देर बाद जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई तब अचानक वो बाथरूम अपने आप लॉक हो गया और उस कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि बाथरूम का पानी भी भाप बनकर उड़ने लगा। क्लेयर की मां समझ गई कि ये सब हेनरी का ही किया धरा है। अपनी दर्दनाक मौत को नजदीक आते हुए देख वो हेनरी से अपनी जान की भीख मांगने लगी, पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई फायदा नहीं हुआ। तभी क्लेयर की मां को दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई दिखी। उसने काफी दिमाग लगाकर उस पहेली को सुलझाया। उस पहेली का जवाब पत्थर था। जवाब मिलते ही क्लेयर की मां तुरंत वहां रखे पत्थरों के पास गई। वे पत्थर गर्मी से तप रहे थे। फिर भी क्लेयर की मां ने उन पत्थरों के अंदर क्लूज ढूंढना शुरू किया। उसे वहां एक अजीब सा पत्थर दिखा जिसका कलर बाकी पत्थरों से अलग था। जब उसने उसे उठाकर देखा तो पता चला कि वो एक नकली पत्थर था। उसे उस पत्थर के अंदर एक मैग्नेट छिपा हुआ मिला। दरवाजे के लॉक की डिजाइन कुछ इस प्रकार थी कि दरवाजे को खोलने के लिए क्लेयर की मां को मैग्नेट की मदद से लोहे की 3 सलाखों को एक एक कर लॉक से बाहर निकालना था। पर दिक्कत ये थी कि उस कमरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर जा चुका था और अब किसी भी वक्त गर्मी से क्लेयर की मां का शरीर गलना शुरू होने वाला था। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और एक एक कर 2 सलाखों को लॉक से बाहर निकाला। लेकिन इससे पहले कि वो आखिरी सलाख निकाल पाती, कमरे के तापमान की वजह से उसकी हिम्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और आखिरकार एक दर्दनाक मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। इसी के साथ ये कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहां हेनरी जोई को एक नए एस्केप रूम में फंसाने का प्लान बना रहा था। हेनरी के इस प्लान से अनजान जोई और बेन एस्केप रूम का पर्दाफाश करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे। पर जब वे दोनों प्लेन में चढ़ने के लिए आगे गए तब अचानक जोई को उसकी मरी हुई मां दिखी। दरअसल जोई की मां एक प्लेन क्रैश में ही मारी गई थी और उस प्लेन क्रैश में जोई अकेली ही जिंदा बची थी। जोई को उस दिन की दर्दनाक यादों ने घेर लिया। जोई उन यादों की वजह से इतनी डर गई कि वो भागकर एयरपोर्ट से बाहर चली गई। हालांकि बेन को उसकी इस हरकत में कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि अपने पास्ट में हुई घटनाओं की वजह से उसे भी कभी कभी ऐसे भ्रम हुआ करते थे। उसने जोई को हिम्मत रखने के लिए कहा और दोनों एरोप्लेन की जगह एक किराए की कार से न्यूयॉर्क की तरफ निकल गए। कार से न्यूयॉर्क पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे। दिन भर सफर करने के बाद रात में वो दोनों एक होटल में रुक गए। दोनों ने अपना अपना बिस्तर बनाया। इसके बाद जोई वॉशरूम करने चली गई और बेन अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी बेन को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे किसी भागते हुए इंसान की परछाई दिखाई दी। उसी वक्त बेन को जोई के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी तरीके से उसका वॉशरूम अपने आप लॉक हो गया था। वो अंदर से मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी। बेन उसकी मदद करने जा ही रहा था कि तभी वो कमरा अपने आप हिलने लगा, मानो भूकंप आया हो, और देखते ही देखते कमरे की छत बेन को दबाने लगी। बेन छत और फर्श के बीच में पिसने लगा था और इस बार जोई भी उसे बचाने में असमर्थ थी। बेन असहनीय दर्द से चिल्लाने लगा। खुशकिस्मती से तभी बेन की आंख खुल गई। दरअसल वो नींद में बस एक बुरा सपना देख रहा था।
अगले दिन वे दोनों एस्केप रूम की लोकेशन पर पहुंच गए। हैरान करने वाली बात थी कि जिस बिल्डिंग में एस्केप रूम खेला जाने वाला था, उस बिल्डिंग का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था, मानो वो बिल्डिंग कभी बनी ही ना हो। वो जगह पूरी तरह से खाली थी और दूर दूर तक वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों ने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा ही था कि तभी उस बिल्डिंग के अंदर से एक भिखारी बाहर आया। उसने जोई और बेन से कुछ पैसे मांगे। पैसे ना मिलने पर उस भिखारी ने जोई की घड़ी चुराई और वहां से भागने लगा। वो घड़ी जोई की माँ की आखिरी निशानी थी। इस वजह से बेन और जोई भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो भिखारी भागते भागते एक ट्रेन में घुस गया। जोई और बेन भी उसके पीछे पीछे ट्रेन के अंदर चले गए, पर वो भिखारी ट्रेन का दरवाजा बंद होने के ठीक पल भर पहले ट्रेन से बाहर चला गया। ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाने की वजह से बेन और जोई ट्रेन के अंदर ही रह गए और चोर वहां से फरार हो गया। तभी जोई को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब वो और बेन उठकर ट्रेन के ड्राइवर के चैम्बर में गए तो आगे का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। ट्रेन का ड्राइवर अपने चैम्बर में ही नहीं था और वो ट्रेन अपने आप आगे जा रही थी। अगले ही पल उनका डब्बा ट्रेन से अलग हो गया। वहां मौजूद एक पैसेंजर ने इमरजेंसी ब्रेक भी ओढ़कर देखा, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि वो इमरजेंसी ब्रेक्स नकली थे। थोड़ी दूर जाकर ट्रेन ने अपना रास्ता बदल लिया, पर ट्रेन से टूटा हुआ डिब्बा अनकंट्रोल्ड तरीके से किसी और ही रूट से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सामने एक दीवार दिखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वे लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते, ट्रेन का डिब्बा सीधा उस दीवार से जा टकराया। इस वजह से सभी कुछ देर के लिए हवा में होते हुए जोर से गिर पड़े। ट्रेन में उस वक्त जोई और बेन के अलावा रेचल, ब्रियाना, थियो और नेट नाम के 4 और लोग थे। थियो ने जाकर मौजूद इमरजेंसी सर्विस की बटन को दबाया। वो बटन दबाते ही ट्रेन के स्पीकर से एक रिकॉर्डेड आवाज बाहर आई। यात्रियों कृपया ध्यान दें, अपना सामान हमेशा अपने पास रखें। अगर आपको ट्रेन में कुछ भी सस्पिशियस दिखाई दिया तो उसकी खबर तुरंत रेलवे कर्मचारी को दें। गुड लक। ये रिकॉर्डेड आवाज सुनते ही बेन समझ गया था कि ये काम एस्केप रूम का है और वो एक बार फिर से एस्केप रूम में फंस गए हैं। बेन के मुंह से एस्केप रूम का नाम सुनते ही रेचल चौंक गई। रेचल की तरह ही ब्रियाना, थियो और नेट भी एस्केप रूम का नाम सुनकर हरकत में आ गए थे। उन सभी ने बताया कि वे भी इससे पहले एस्केप रूम का हिस्सा रह चुके थे। दरअसल उन सब ने एस्केप रूम की अलग अलग प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी, या यूं कहें कि वे लोग वहां से जिंदा बचकर बाहर निकले थे। वे सब समझ चुके थे कि वे लोग एक बार फिर से एस्केप रूम के जाल में फंस चुके थे। तभी ट्रेन के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। जब रेचल ने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। 2 बड़े इलेक्ट्रिक वायर्स ट्रेन से जुड़ गए थे और पूरे ट्रेन के डिब्बे में इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फैल रही थी। कुछ ही पलों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के हर हिस्से में फैल चुकी थी। इसके बाद सभी ने पूरी सावधानी बरतते हुए क्लूज ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब ब्रियाना ने इमरजेंसी बटन को दबाया तब उसमें से फिर से रिकॉर्डेड आवाज बाहर आई। यात्रियों कृपया ध्यान दें, अपना सामान हमेशा अपने पास रखें। अगर आपको ट्रेन में कुछ भी सस्पिशियस दिखाई दिया तो उसकी खबर तुरंत रेलवे कर्मचारी को दें। गुड लक। ये सुनते ही नेट ने सीट के नीचे देखा तो वहां उसे एक बैग मिला। उस बैग के अंदर कुछ चीजें रखी हुई थी। नेट उन चीजों को देख ही रहा था कि एक स्टील का हैंडल उस बैग के अंदर से नीचे गिरा। दरवाजे का हैंडल मिलने की वजह से उन्होंने ट्रेन के अंदर दरवाजे को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी और छानबीन के बाद ब्रियाना को फर्श पर एक गुप्त दरवाजा मिला। हालांकि उसमें हैंडल लगाने की कोई जगह नहीं थी और साथ ही उसे खोला कैसे जाए ये भी किसी की समझ नहीं आ रहा था। थियो ने सबसे कहा कि उस रिकॉर्डेड आवाज में यह भी कहा गया था कि अगर उन्हें कोई अनजान चीज दिखाई दे तो तुरंत किसी रेलवे अधिकारी से संपर्क करें। उसने वो हैंडल लिया और कंडक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो हैंडल कंडक्टर के कैबिन का ही था, लेकिन जैसे ही थियो ने हैंडल को दरवाजे से लगाया उसे एक तेज बिजली का झटका लगा। पर थियो ने हार नहीं मानी। उसने अपना लेदर से बना हुआ बेल्ट निकाला और उसे उस स्टील के हैंडल पर लपेट लिया। उसकी ये तरकीब काम कर गई और कंडक्टर के कैबिन का दरवाजा खुल गया। पर जैसे ही थियो और बेन उस कैबिन के करीब गए उन्हें फिर से एक हल्का सा बिजली का झटका लगा। कैबिन के अंदर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन वहां एक टोकन डालने की मशीन थी। इस मशीन के अंदर इन्हें 9 टोकन्स ढूंढकर डालने थे। तभी जोई की नजर उस कैबिन की दीवार पर लगे पोस्टर पर गई। वहां लिखा था, ऑल फॉल्स एडवर्टाइजिंग मस्ट बी पुल्ड। बेन को याद आया
कि उसने ट्रेन के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी जिसमें एक लेटर मिसिंग था। सभी ने बाकी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे ही मिसिंग लेटर्स दिखे, लेकिन इन लेटर्स का करना क्या है ये अभी भी समझ नहीं आ रहा था। तब जोई ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने ट्रेन के अंदर चारों ओर देखा और ऑल फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी पुल्ड इस सेंटेंस का सही मतलब ढूंढ निकाला। दरअसल ट्रेन में 26 हैंडल्स लगे हुए थे जो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स दर्शाते थे। इस बात से जोई ने अंदाजा लगाया कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट में जो भी मिसिंग लेटर मिलेगा उन्हें उस अल्फाबेट के नंबर का हैंडल पुल करना है, यानी खींचना है। यानी अगर उन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट में ए अल्फाबेट मिसिंग दिखाई दिया तो उन्हें नंबर 1 का हैंडल खींचना होगा, और अगर बी अल्फाबेट मिसिंग दिखाई दिया तो उन्हें दूसरे नंबर का हैंडल खींचना होगा। उन हैंडल्स में से डिब्बे के एक छोर का हैंडल हरे रंग का था तो वहीं दूसरे छोर का हैंडल लाल रंग का था। उन्होंने अंदाजे से हरे हैंडल को ए अल्फाबेट माना और रेड हैंडल को जेड अल्फाबेट नाम दिया। ब्रियाना ने ट्रेन में मिली बैग को एक बार चेक किया। उस बैग में उसे एक बड़ा सा लेदर का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े के एक छोटे से हिस्से को उसने 6 हिस्सों में काटा और सभी को एक एक टुकड़ा थमा दिया। इसके बाद उन्होंने मिसिंग लेटर वाली एडवर्टाइजमेंट्स ढूंढना शुरू कर दिया। एक एड में स्टैटिस्टिक वर्ड से आखिरी लेटर सी गायब था। जोई ने काफी हिम्मत से तीसरा हैंडल जाकर खींचा। खुशकिस्मती से उसे खींचते ही एक टोकन बाहर आया। इस तरह से एक एक कर उन्होंने 4 टोकन ढूंढ निकाले और उन्हें जाकर कंडक्टर के कैबिन में मौजूद मशीन में डाला। लेकिन हर टोकन को मशीन में डालने के बाद ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा तेजी से फैल रही थी। इस वजह से चौथा टोकन डालते ही एक शॉर्ट सर्किट हुआ और उस धमाके की वजह से ब्रियाना वहीं गिर गई। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इस वजह से वे लोग फिर से टोकन्स ढूंढने में लग गए। इसके बाद वे लोग और 2 टोकन्स डालने में सफल रहे, पर इस बीच ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ने कहर मचा रखा था। जोई ने इस कहर को सबूत के तौर पर अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया ताकि अगर वे लोग यहाँ से बच पाए तो वो इसे पुलिस को दिखा सके। अब सिर्फ 3 ही टोकन डालने बचे थे। तभी थियो को वो तीनों लेटर्स एक साथ दिख गए, पर इससे पहले कि वो बाकियों को वो लेटर्स बता पाता एक जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और खुद को संभालने के चक्कर में वो लोहे के खंबे से जाकर चिपक गया। रेचल ने उसे बचाने के लिए लेदर के टुकड़े से उसे धकेला, लेकिन हाई वोल्टेज करंट की वजह से थियो की चंद पलों में ही मौत हो गई थी। अब उनके पास वक्त काफी कम था। बदकिस्मती से थियो ने ढूंढे तीनों लेटर्स भी शॉर्ट सर्किट के कारण जल गए थे। तभी जोई को सामने वेलकम बैक लिखा दिखाई दिया, जिसमें से W, B और O लेटर्स गायब थे। जोई ने तुरंत ये बात सबको बताई। सभी काम में लग गए और आखिरकार उन्होंने तीनों टोकन्स को मशीन में डाल दिया। ऐसा करते ही फर्श पर बना वो गुप्त दरवाजा खुल गया जिसे ब्रियाना ने शुरू में ढूंढा था। इसके बाद बिजलियों से बचते बचाते किसी तरह वे सब उस दरवाजे के अंदर चले गए। उस दरवाजे ने उन्हें एक लिफ्ट के अंदर डाल दिया। सबके अंदर आने के 2 पलों बाद ही वो दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद वो लिफ्ट रुक गई। जोई ने उन सभी से उनके द्वारा खेले गए गेम्स के बारे में पूछा। एस्केप रूम 1 में सभी गेम्स किसी न किसी कंटेस्टेंट की जिंदगी से जुड़े हुए थे। इस वजह से जोई को लग रहा था कि इस बार भी ये गेम्स किसी न किसी कंटेस्टेंट की जिंदगी से जुड़ा हुआ होगा। पर इस बार एक अजीब सी बात सामने आई कि सभी गेम्स की थीम एक दूसरे से अलग थी। ब्रियाना ने बताया कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसे जिस एस्केप रूम में फंसाया गया था उस गेम के सभी खिलाड़ी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही थे। नेट ने अपने गेम के बारे में बताते हुए कहा कि वो एक चर्च का प्रीस्ट है। उसके गेम में बाकी खिलाड़ी भी प्रीस्ट ही थे। उसे एक सेमिनार के बहाने से एस्केप रूम में फंसाया गया था। सबके गेम एक दूसरे से काफी अलग थे, यहाँ तक कि बाकियों को गेम पूरा करने के बाद बचे हुए खिलाड़ी को सही सलामत छोड़ दिया जाता था, जबकि जोई और बेन के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बेन ने उन्हें बताया कि कैसे उसे गेम पूरा करने के बाद भी जान से मारने की कोशिश की गई थी और वो अगर आज जिंदा है तो सिर्फ जोई की वजह से। वहां से निकलने के बाद वे लोग एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जिसे किसी बैंक की तरह डिजाइन किया गया था। कमरे की दूसरी तरफ एक बड़ा सा वॉल्ट दिखाई दे रहा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उस वॉल्ट तक पहुंचने के रास्ते पर ब्लैक और व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई थी और उस रास्ते के दोनों तरफ 2 टेबल्स बने हुए थे। वे सभी उस कमरे को देख ही रहे थे कि तभी ब्रियाना का पैर एक टाइल पर पड़ा और पूरा कमरा लेजर बीम से भर गया।
बाकी सब तो लेजर की चपेट में आने से बच गए, लेकिन ब्रियाना को लेजर बीम्स ने चारों ओर से घेर लिया था। उसके जरा सा हिलने भर से ही उसकी पीठ पर लेजर से जलने के निशान उभर आए थे। रेचल और नेट ने उसकी मदद करते हुए उसका पैर फर्श से ऊपर उठाया। ऐसा करते ही लेजर बीम्स अपने आप गायब हो गई। तभी वहां एक आवाज गूंज उठी, 10 मिनट बाद सारे लेजर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद वॉल्ट का खुला दरवाजा भी अपने आप थोड़ा सा बंद हो गया। साफ था कि 10 मिनट खत्म होने से पहले सभी खिलाड़ियों को उस वॉल्ट के अंदर जाना था, वरना कमरा लेजर बीम से भरते ही सभी के शरीर टुकड़ों में बंट जाएंगे। वहां टेबल पर कुछ लॉलीपॉप्स रखे हुए थे। नेट की नजर उनमें से एक लॉलीपॉप पर गई। उस लॉलीपॉप के अंदर एक चाबी को छुपाकर रखा गया था। जोई ने देखा कि दोनों टेबल्स के अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे लॉकर्स भी मौजूद थे। बस दिक्कत ये थी कि अगर टेबल की इस साइड को भी लेजर से सुरक्षित किया गया होगा तो वहां पर पैर रखना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। जोई ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस तरफ पैर रखा। खुशकिस्मती से टेबल की इस साइड में लेजर प्रोटेक्शन नहीं था। जोई और बेन उन लॉकर्स को खोलने की कोशिश में लगे। इसी बीच नेट, ब्रियाना और रेचल उन लॉलीपॉप्स में और चाबियां होंगी इस उम्मीद से ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें वहां एक चाबी मिल ही गई। ब्रियाना और रेचल दूसरे टेबल की साइड में मौजूद लॉकर्स को खोलने की कोशिश में लग गए, पर एक भी लॉकर खुल नहीं रहा था। और दिक्कत ये थी कि हर मिनट के साथ वॉल्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। तभी वहां मौजूद एटीएम मशीन से एक आवाज गूंज उठी, अपने साथी की मौत पर मिलने वाले पेमेंट के लिए अपना पिन एंटर कीजिए। नेट ने सबको बताया कि उन्हें एक 4 अंकों वाला पिन चाहिए। इसके बाद सभी ऐसा लॉकर ढूंढने में लग गए जिसके ऊपर 4 नंबर्स लिखे हों, पर सभी लॉकर्स पर सिर्फ 3 नंबर्स ही लिखे थे। तभी जोई और बेन को एक लॉकर दिखा जिस पर नंबर की बजाय सोनिया लिखा हुआ था। सेम इसी तरह का एक लॉकर ब्रियाना और रेचल को उनकी तरफ भी दिखाई दिया। जब जोई और बेन ने उस लॉकर को खोला तो वहां से कई सारे नुकीले हीरे फर्श पर गिर पड़े। जब जोई ने उनमें से एक हीरे को उठाने की कोशिश की तो उस नुकीले हीरे की वजह से उसकी अंगूठी कट गई और खून बहने लगा। इसके साथ ही जब उन्होंने उस लॉकर को खोला था तब टेबल के ऊपर किसी टाइल के भांति कुछ उभर आया था, मानो जैसे वो कोई बटन हो। हालांकि बेन और जोई इस बात से अनजान थे। दूसरी ओर ब्रियाना और रेचल को सोनिया नाम के लॉकर का दरवाजा खोलने पर कागज से बने नोट्स मिले। जब उन्होंने लॉकर को खोला था तब इनके टेबल पर भी किसी टाइल के भांति कुछ उभर आया था। सभी सोच में पड़ गए थे कि इन कोरे नोटों का और हीरों का क्या करना है। तभी बेन को एटीएम से निकली वो आवाज याद आई। उसने जोई से पूछा कि मरे हुए आदमी के मुआवजे के तौर पर मिलने वाले पैसे को क्या कहा जाता है। जोई ने तुरंत कहा, ब्लड मनी। इस बात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें उन कोरे नोटों पर अपना खून डालकर देखना चाहिए। रेचल तुरंत उन नोटों को लेकर जोई और बेन के टेबल की तरफ जाने लगी। अनजाने में रेचल का पैर उस टाइल पर पड़ा और अचानक पूरे कमरे में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो गया। वो लेजर देखकर रेचल चौंक गई और उसके हाथों से नोट का एक बंडल नीचे गिरकर 2 हिस्सों में बंट गया। रेचल का भी पैर फिसला और वो लेजर से बने जाल में जा गिरी। हालांकि खुशकिस्मती से उस टाइल से उसका पैर हटते ही लेजर की किरणें गायब हो गई थी। इस वजह से वो बच गई। नेट ने बचा हुआ नोट का बंडल बेन को सौंप दिया। जब जोई ने उस पर अपना खून लगाया तो वहां 4 नंबर का पिन दिखने लगा। नेट ने तुरंत वो पिन उस एटीएम मशीन में डाला। उसके ऐसा करते ही दीवार पर लगे घड़ियों के कांटे अपने आप घूमने लगे। वहां 3 घड़ियां थी, जिसमें से एक घड़ी न्यूयॉर्क का टाइम दिखाती थी, एक घड़ी लंदन का तो एक घड़ी शंघाई का। न्यूयॉर्क वाली घड़ी 12:09 पर आकर रुक गई। लंदन वाली घड़ी 3:02 पर आकर रुकी तो वहीं शंघाई की घड़ी 12:03 पर आकर रुकी। तभी एटीएम मशीन से एक रिसिप्ट बाहर आई। उस रिसिप्ट पर एक पहेली लिखी हुई थी, घंटों के हिसाब से रास्ता तय करो, मिनट के हिसाब से बढ़ते चलो। उस पहेली को सुलझाने के बाद वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें घंटे के कांटे को देखकर आगे बढ़ने की दिशा तय करनी होगी और घड़ी में जितने मिनट्स हुए होंगे उतने स्टेप्स आगे बढ़ना होगा। जैसे कि न्यूयॉर्क वाली घड़ी में 12:09 हुए थे। घड़ी में जब 12 बजते हैं तब घड़ी का कांटा स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, यानी इन्हें उन टाइल्स पर स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। और क्योंकि घड़ी में 9 मिनट्स हुए हैं, इस वजह से उन्हें स्ट्रेट डायरेक्शन में 9 कदम आगे बढ़ना होगा।
पहेली तो सुलझ गई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने सारे टाइल्स में उन्हें शुरू कहां से करना है ये पता नहीं था। इस बीच जोई को दीवार पर कमरे का मैप दिखा। उस मैप में लेफ्ट डायरेक्शन से तीसरे बॉक्स पर एक एरो बना हुआ था। वे लोग सोच ही रहे थे कि उन्हें इस बॉक्स से आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए या नहीं, कि तभी 5 मिनट पूरे होने का अलार्म बजा और उसके साथ ही वॉल्ट का दरवाजा भी आधा बंद हो गया। नेट ने एरो द्वारा दिखाई गई डायरेक्शन से ही आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ने से पहले उसने अपने साथ कई सारे लॉलीपॉप्स लिए ताकि वो सही टाइल पर एक एक लॉलीपॉप रख पाए। दीवार पर न्यूयॉर्क के टाइम वाली घड़ी दरवाजे के सबसे पास थी। इस वजह से नेट ने न्यूयॉर्क की घड़ी से शुरुआत की। घड़ी में 12:09 हुए थे। इस वजह से वो स्ट्रेट डायरेक्शन में 9 कदम आगे बढ़ा। इसके बाद लंदन की घड़ी में 3:02 हुए थे। घड़ी में जब 3 बजे होते हैं तब घंटे का कांटा राइट डायरेक्शन में होता है, और क्योंकि घड़ी में 3:02 हुए थे, इस वजह से नेट राइट डायरेक्शन में 2 कदम आगे बढ़ा। अब आखिरी शंघाई की घड़ी में 12:03 हुए थे। इस वजह से उसने स्ट्रेट डायरेक्शन में 3 कदम चलना शुरू किया। पर जैसे ही नेट ने अपना कदम तीसरी टाइल पर रखा, टाइल एकाएक अंदर चली गई। हालांकि इस बार लेजर बीम्स ऑन नहीं हुए, बल्कि उसके कदम रखने से एक लॉकर खुल गया। जब ब्रियाना ने जाकर उसमें देखा तो उस लॉकर के अंदर एक और लॉकर था, जिसे खोलने के लिए उन्हें और 3 नंबर्स की जरूरत थी। नेट ने जिस टाइल पर अपना पैर रखा था उस पर अपने आप कुछ शब्द प्रकट हो गए थे। उस पर लिखा था, दुनिया पैसों के दम पर घूमती है, उसे रुकने मत देना वरना सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी उन 3 नंबर्स की तलाश में जुट गए। इसी बीच फिर से एक बार अलार्म बज उठा कि लेजर एक्टिवेशन में अब सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं, और इसके साथ ही वॉल्ट का दरवाजा थोड़ा और बंद हो गया। इस कारण नेट ने अपना सब्र खो दिया और उसने अपने अंदाजे से उन टाइल्स पर चलना शुरू किया। सभी ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन नेट ने उनकी एक नहीं सुनी और वो एक के बाद एक कुछ टाइल्स आगे बढ़ता रहा। उसे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि आज के दिन के लिए ही पिछली बार ईश्वर ने उसकी जान बचाई थी। ये सोचकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक टाइल पर उसका पैर पड़ते ही पूरे कमरे में लेजर बीम्स का जाल फैल गया। लेजर से बचते वक्त नेट खुद को संभाल नहीं पाया और फर्श पर गिर गया। गिरते वक्त उसका सिर टेबल से जा टकराया, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। काफी नसीब वाला था नेट कि उसका शरीर 2 लेजर बीम्स के बीचों बीच गिरा था। हालांकि अब भी उसका पैर उस टाइल पर ही था। इस वजह से लेजर बीम्स अभी भी पूरे कमरे में फैले हुए थे। बाकी सब भी लेजर के जाल से बाल बाल बचे। ब्रियाना और रेचल ने लेजर बीम से बचते हुए बड़ी मुश्किल से नेट को उस टाइल से खींचा और टेबल पर लिटाया। नेट का पैर हटते ही लेजर बीम्स भी गायब हो गई। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ था। सब एक बार फिर से उस पहेली को समझने की कोशिश करने लगे। बेन ने उस पहेली को दोहराया, दुनिया पैसों के दम पर घूमती है, उसे रुकने मत देना वरना सब खत्म हो जाएगा। इस बार पहेली सुनते ही ब्रियाना के दिमाग की घंटी बजी। वो तुरंत उस लॉकर के पास गई और उसने उस लॉकर को घुमाकर देखा। उसे घुमाते ही वो लॉकर खुल गया और उसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बाहर निकला। उस कंटेनर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्राफ था। जोई ने तुरंत ब्रियाना से ग्राफ को उसके पास फेंकने के लिए कहा। जोई ने जब उस ग्राफ को कमरे के मैप पर रखा तब उसे लॉकर तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, लेकिन अब उनके पास 30 सेकंड से भी कम वक्त बचा हुआ था। जोई ने सबको जाने के लिए कहा और खुद उन्हें सही रास्ता बताने लगी। बेन ने नेट को अपने कंधे पर उठाया और वे सब जोई के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने सही टाइल्स पर लॉलीपॉप्स भी रख दिए ताकि जोई को वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता पता हो। वे लोग वॉल्ट तक पहुंच तो गए, लेकिन अब सिर्फ 8 सेकंड बचे हुए थे। जोई जैसे तैसे वॉल्ट तक भागने लगी, पर इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाती, लेजर बीम्स ने पूरे कमरे को घेरना शुरू कर दिया था। जोई ने हिम्मत नहीं हारी और वॉल्ट तक बढ़ती रही। लेजर जोई को टच करने ही वाली थी। इससे बस आधा सेकंड पहले जोई वॉल्ट के अंदर जाने में कामयाब रही। वॉल्ट के अंदर पत्थर की गुफा बनाई गई थी। कुछ ही पलों बाद वो गुफा हिलने लगी और पत्थर टूटकर गिरने लगे, मानो भूकंप आया हो। वे लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकल गए। बाहर के कमरे को एक बीच की तरह डिजाइन किया गया था। तभी ब्रियाना की नजर रेत पर गिरे कैमरे की तरफ गई। सबके कहने पर उसने उस कैमरे से एक फोटो खींचा। एक तेज फ्लैश के साथ एक फोटो कैमरे से बाहर आया। हालांकि जब उन्होंने वो फोटो देखा
तो उन्हें समझ आया कि वो एक रिकॉर्डेड फोटो था, क्योंकि उस फोटो में एक नाव भी दिख रही थी जो उस जगह मौजूद नहीं थी। उस फोटो के पीछे लिखा था कि आवर ग्लास बे पर अपना एंकर डालो। बेन ने सबको बताया कि उनके पीछे एक बिलबोर्ड पर भी आवर ग्लास बे लिखा हुआ था। इसके बाद सभी ने एंकर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते वक्त रेचल को आवर ग्लास बे नाम का एक घर दिखा, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद था और दरवाजे पर एक एंकर का ढांचा बना हुआ था। इससे ये बात तो तय हो गई थी, उन्हें एंकर को ढूंढकर इस दरवाजे को खोलना होगा। तभी बेन ने सबको आवाज लगाई। बेन को एक बोट मिल गई थी। उस बोट के अंदर के सामान की तलाशी लेते वक्त उन्हें एक मेटल डिटेक्टर मिला। मेटल डिटेक्टर की मदद से आखिरकार वे लोग एंकर को ढूंढने में सफल हो गए। बेन ने एंकर को रेत से निकालने की कोशिश की, पर वो एक रस्सी से बंधा हुआ था और रस्सी रेत के अंदर किसी चीज से बंधी हुई थी। सभी उस रस्सी को खींचने लगे, पर तभी वो रस्सी टूट गई और बेन के हाथ से एंकर छिटक कर नीचे गिर गया। कोई चीज उस एंकर को अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। जब बेन ने एंकर को अपने हाथ में पकड़ा, तब वो भी रेत के अंदर धंसने लगा। अचानक रेत के अंदर हलचल बढ़ गई। बाकी सबने बेन को तो बचा लिया, पर तभी दूसरी तरफ खड़ी रेचल भी रेत के अंदर धंसने लगी और इससे पहले कि वे लोग उसे बचा पाते, उस रेत के समंदर ने उसे निगल लिया। नेट भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद को रस्सी से बांधा और उसका एक छोर ब्रियाना, जोई और बेन को दे दिया। इसके बाद वो उस रेत के अंदर कूद गया। आखिरकार उसने रेचल को रेत में से बाहर निकाल ही लिया, पर इससे पहले कि बाकी लोग उसे भी रेत से बाहर खींच पाते, रस्सी टूट गई और बदकिस्मती से वो रेत के अंदर ही दफन हो गया। रेत के दलदल में हलचल काफी बढ़ गई थी। इस वजह से नेट को वहां से बचाना असंभव हो गया था। इसलिए बाकी सब तेजी से आवर ग्लास बे नाम के घर की तरफ दौड़े। ब्रियाना ने एंकर को उस दरवाजे पर लगाकर उसे घुमाया और वो दरवाजा खुल गया। उस घर के अंदर एक बड़ा सा बंद पड़ा फ्रिज भी था। जोई ने अंदाजा लगाया कि वे लोग फ्रिज के अंदर से ही अगले कमरे तक पहुंच पाएंगे। हालांकि वो फ्रिज बंद थी और उसे खोलने के लिए पहले उसे शुरू करना जरूरी था। ब्रियाना ने देखा कि फ्रिज का पावर प्लग निकला हुआ था, इसलिए वे सब पावर प्लग ढूंढने में लग गए। इसी बीच उन्हें वहां एक लाइट स्विच दिखा, जो दिखने में बिल्कुल घर के बाहर खड़े लाइट हाउस की तरह दिख रहा था। जोई ने सबकी सहमति से उस स्विच को दबाया, पर इससे रेत की हलचल और तेज हो गई। बाहर के सारे लाइट्स भी बंद हो गए। जब जोई ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वहां लाइट हाउस के ऊपर लगा हुआ लाइट घूमता हुआ दिखाई दिया। साथ ही उस लाइट हाउस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी प्रकट हो गई थी। जोई क्लू ढूंढने के लिए उसके ऊपर चढ़ गई। उस लाइट हाउस पर एक दूरबीन भी लगी हुई थी। जैसे ही जोई ने उस दूरबीन को घर की तरफ मोड़ा, लाइट हाउस के लाइट का घूमना बंद हो गया और वो घर के ऊपर जाकर स्थिर हो गया। जब जोई ने दूरबीन से घर की तरफ देखा तो उसे वहां एक बोतल के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वहां लिखा था आई कांट सी यू। हालांकि सी की स्पेलिंग SEE की बजाय SEA थी। जोई ने यह बात बेन, रेचल और ब्रियाना को बताई। तीनों काफी सोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सी का नाम सुनकर बेन क्लू ढूंढने बोट की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर तक ऐसे ही छानबीन करने के बाद बेन को याद आया कि बीच पर माँ और बेटी के दो पुतले भी थे और माँ की आंखें अजीब सी दिख रही थी। बेन दौड़ता हुआ उस पुतले के पास गया, जो काफी हद तक रेत के अंदर समा गया था। बेन ने उस पुतले की आंखों को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पावर प्लग मिला। इसी बीच जोई की नजर पावर हाउस के पीछे लगे चांद पर गई। जब जोई ने उसे ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो एक दरवाजा था। ये रास्ता देखकर जोई की आंखें चमक गई थी। जोई को एस्केप रूम 1 की एक बात याद थी कि हर एस्केप रूम के अंदर 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता अगले एस्केप रूम के अंदर जाने के लिए और दूसरा रास्ता एस्केप रूम के एम्प्लॉइज के लिए, जो मरे हुए लोगों की लाशें ठिकाने लगाने वहां आते थे। ये रास्ता जोई को उसी तरह का एक रास्ता लग रहा था। वहीं दूसरी ओर उस घर के अंदर ब्रियाना और रेचल ने बेन के दिए प्लग की बदौलत फ्रिज खोल लिया था और उसके अंदर से भी एक रास्ता दिखाई दे रहा था। जोई ने सबको ऊपर आने के लिए कहा, लेकिन ब्रियाना सभी को फ्रिज के रास्ते से ही चलने के लिए कह रही थी। इसी बीच रेत का दलदल उस घर को भी अपने आगोश में लेने के लिए बेताब था। उनके पास वक्त काफी कम था। रेचल बेन की बात मानकर लाइट हाउस पर चली गई, लेकिन ब्रियाना को फ्रिज के रास्ते से जाना ही सही लग रहा था। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। आखिरकार बेन को उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ब्रियाना को भी लगा कि उसे बेन की बात मान लेनी चाहिए थी।
इस वजह से वो लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा लॉक हो गया था और कोई रास्ता ना देखकर ब्रियाना फ्रिज के अंदर चली गई। पर ब्रियाना को मनाने के चक्कर में बेन को काफी देर हो चुकी थी। बेन लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी सीढ़ियां अपने आप अंदर जाने लगी और आखिरकार बेन बीच रास्ते में ही नीचे गिरा और रेत के सागर में समा गया। बेन की मौत से जोई को गहरा सदमा लगा था। रेचल उसे अपने साथ लेकर उस दरवाजे के अंदर चली गई। वो दरवाजा उन्हें एक अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर ले गया। तभी उन्हें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वहां एक सीढ़ी थी। जब वे दोनों उस सीढ़ी से ऊपर की ओर गए तो बाहर का नजारा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बाहर कई सारी गाड़ियां और बिल्डिंग्स थी। वो आखिरकार इस खूनी गेम से बाहर निकल ही गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल डरी सहमी ब्रियाना कुछ कहते हुए उनके पास दौड़ते हुए आई। जिस दरवाजे से जोई और रेचल बाहर आए थे, ब्रियाना उन्हें उस दरवाजे को बंद ना होने देने के लिए कह रही थी। ब्रियाना की गर्दन और पीठ पर जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। ब्रियाना को वहां देखते ही वे समझ गए थे कि वे लोग अभी भी गेम के अंदर ही फंसे हुए हैं। ब्रियाना ने उन्हें एक घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि टाइमर बंद होते ही वहां एसिड की बारिश शुरू हो जाएगी। अब इससे पहले कि टाइमर खत्म होगा, उन्हें खुद के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। उन्हें वहां एक स्टोर दिखा जिस पर एंजल की पेंटिंग बनी हुई थी और नीचे लिखा था, मेरी नजर हमेशा तुम पर बनी रहेगी, May 26। उसके हाथ में चाबी भी थी। वहीं उसके ऊपर एक बादल बना हुआ था। ब्रियाना ऊपर गई और थोड़ी खोजबीन के बाद उसे चाबी मिल ही गई। उसने वो चाबी जोई और रेचल को दी और खुद नीचे आई। पर अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। तीनों ने लॉक खोलकर उस शॉप का शटर हटाया, पर बदकिस्मती से उस शटर के अंदर एक और बंद दरवाजा था और अब उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वे उस लॉक को खोलने का तरीका ढूंढ सकें। अगले ही पल एसिड की बारिश शुरू हो गई। खुशकिस्मती से तभी उस शॉप के ऊपर लगाया हुआ रेन प्रोटेक्शन नीचे आया और उनकी जान बच गई। हालांकि वो कवर प्लास्टिक का बना हुआ था, इस वजह से एसिड ने चंद पलों में ही उसे गला दिया और बारिश के कुछ छींटों ने इन तीनों के शरीर पर अपनी छाप छोड़ दी। पर तभी बारिश रुक गई और फिर से टाइमर शुरू हो गया। इस बार इनके पास सिर्फ 1 मिनट का समय था। तभी उस शॉप में रखा टीवी अपने आप चालू हो गया। उस टीवी प्रोग्राम में चेन रिएक्शन और बारिश को इकट्ठा करने का जिक्र किया जा रहा था। तभी टेलीफोन बूथ में फोन बजने लगा, लेकिन उस टेलीफोन बूथ को लोहे की चेन से लॉक किया गया था। इस बात से तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें किसी तरह एसिड को इकट्ठा करना होगा और एसिड की मदद से इस चेन को तोड़ना होगा। रेचल ने जोई और ब्रियाना को एसिड को जमा करने के लिए किसी प्लास्टिक की बोतल को ढूंढने के लिए कहा जो एसिड की वजह से गली ना हो। वैसे तो वहां मौजूद सारी प्लास्टिक की चीजें एसिड रेन के कारण गल गई थी, पर वहां एक प्लास्टिक की बोतल थी जिस पर एसिड रेन का कुछ भी असर नहीं हुआ था। वो एक खास तरह के प्लास्टिक से बनी हुई थी जिस पर एसिड रेन का असर नहीं होता था। बारिश फिर से शुरू होने में बस 5 सेकंड बचे हुए थे। रेचल ने तेजी से उस बोतल का ढक्कन खोला और उसे बाहर रखकर वे सब छत के नीचे चले गए। इसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई और कुछ पलों बाद बंद हो गई। बारिश बंद होते ही फिर से टाइमर शुरू हो गया। इस बार इनके पास सिर्फ 54 सेकंड बचे थे, इसलिए उन्होंने देरी नहीं की और बोतल में जमा किए एसिड को तुरंत ले जाकर उस चेन पर डाला। खुशकिस्मती से उनका काम बन गया। एसिड ने कुछ पलों में ही चेन को पिघला दिया। अंदर जाकर जोई ने उस फोन को उठाया तो सही, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और वो टेलीफोन बूथ भी इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ 2 ही लोग रुक सकते थे। जोई बाहर निकलकर और क्लूज ढूंढने लगी। अब सिर्फ चंद पल बचे थे और किसी भी पल बारिश फिर से शुरू होने वाली थी। तभी रेचल को उस बूथ के अंदर एक छाता दिखा। उसने तेजी से उसे जोई की तरफ फेंका और अगले ही पल में बारिश शुरू हो गई। छाता होने के बावजूद भी बारिश के कुछ छींटे जोई पर गिरकर उसे पीड़ा दे रहे थे। तभी जोई को उस छाते पर पॉन शॉप लिखा हुआ दिखाई दिया। जोई ने बगैर वक्त गवाए अपने चारों ओर देखा। उसे वहां पॉन शॉप दिखाई दी। वहां एक पोस्टर भी था जिस पर 3 रिंग्स यानी 3 अंगूठियों का फोटो था और कुछ शब्द लिखे थे जैसे पिकअप 3 रिंग्स। इससे जोई ने अपना दिमाग लगाया और रेचल को फोन एक बार उठाकर फिर से रखने के लिए कहा। इसके बाद जोई ने रेचल को फोन 3 बार रिंग करने के बाद उठाने के लिए कहा। रेचल के ऐसा करते ही वहां मौजूद टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल गया। जोई तुरंत बारिश से बचते बचाते उस टैक्सी के अंदर चली गई।
तभी बारिश भी रुक गई और 30 सेकंड का टाइमर शुरू हुआ। रेचल और ब्रियाना भी बूथ से बाहर निकलकर टैक्सी के पास गए, पर इससे पहले कि वे टैक्सी के अंदर जा पाते, टैक्सी का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। तीनों ने काफी कोशिश की, पर वे उस दरवाजे को खोल नहीं पाए। इसी बीच टेलीफोन बूथ का दरवाजा भी लॉक हो गया। तीनों ने टैक्सी के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर वे उसे खोल नहीं पाए। दरवाजे को खुलता ना देख रेचल और ब्रियाना हिम्मत हार बैठी। जोई उन्हें अंदर से कहती रही कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पर अब इन चीजों का कोई अर्थ नहीं था। अगले ही पल एसिड रेन शुरू हो गई और उन्हें एक दर्दनाक मौत मिली। तभी टैक्सी के अंदर एक दरवाजा खुला और जोई अपने आप उसके अंदर गिर गई। वहीं एस्केप रूम के ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को जोई कहां गई ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टैक्सी के अंदर जो दरवाजा खुला था वो उनके प्लान में नहीं था। तभी हेनरी की नजर एक एम्प्लॉय के डेस्कटॉप पर गई। वहां ठीक वैसा ही रूम था जिस रूम के अंदर हेनरी ने अपनी बीवी को मौत दी थी। हेनरी ने चौंकते हुए उससे पूछा, ये रूम डेस्कटॉप पर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय ने कहा कि यही तो वो अगला एस्केप रूम है जिसके अंदर जोई को डालना था, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण जोई किसी दूसरे रूम के अंदर पहुंच गई होगी। हेनरी को समझते देर नहीं लगी कि किसी ने उनके गेम के साथ छेड़छाड़ की है, पर इसके बावजूद उसने गेम को शुरू रखने के आदेश दिए। दरअसल जिनके लिए वो इन गेम्स का आयोजन करता था, उनकी तरफ से हेनरी को सख्त आदेश थे कि किसी भी कीमत पर गेम बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार गेम में अब तक की सबसे बड़ी बेट लगी थी। इस बीच एक आदमी बेहोश जोई को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब जोई होश में आई तब उसने देखा कि उसके समक्ष एक कमरे में कैद एक लड़की है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हेनरी की बेटी क्लेयर थी। उसी ने गेम में गड़बड़ी करवाकर जोई को अपने पास लाया था। हेनरी के ही एक आदमी ने उसकी इस काम में मदद की थी। क्लेयर ने जोई को अपना परिचय बताया और उस बंद कमरे से बाहर निकलने के लिए उससे मदद की गुहार लगाई। तभी जोई की नजर क्लेयर के कमरे में रखे एक बक्से पर गई, जिसके अंदर एक टोकन, एक लॉलीपॉप और एक छाता रखा हुआ था। ये तीनों चीजें एस्केप रूम्स के अंदर इस्तेमाल की गई थी। इससे जोई समझ गई इस बार जो एस्केप रूम्स बनाए गए थे वो सभी रूम्स क्लेयर की जिंदगी पर बनाए गए थे। इसी बीच उसे क्लेयर के कमरे में एस्केप रूम का मैप भी दिखा। इससे जोई ने अनुमान लगाया कि एस्केप रूम को क्लेयर ने ही डिजाइन किया होगा। उसने क्लेयर की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। क्लेयर ने उसे समझाते हुए कहा कि ये सब उसके पिता हेनरी ने उससे जबरदस्ती करवाया था। हालांकि जोई उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। क्लेयर ने आगे उसे बताया कि उसने बेन को मरने से बचाया है। इतना कहकर क्लेयर तुरंत अपने कंप्यूटर की तरफ गई और उसने दिखाया कि बेन एक कमरे के अंदर सुरक्षित बैठा हुआ है। पर तभी हेनरी के लोग वहां आए और उन्होंने उसे वहां से उठाकर एस्केप रूम के अंदर डाल दिया। उस रूम के अंदर देखते ही देखते रूम का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगा। बेन ने देखा कि वहां एक लॉक लगा हुआ था और साथ ही एक पजल भी था। वहीं दूसरी ओर जोई क्लेयर से बेन को बचाने के लिए कह रही थी, पर उस कमरे का एक्सेस उसके पिता हेनरी के कमरे में था। इसलिए क्लेयर ने जोई को उसे तुरंत वहां से बाहर निकालने के लिए कहा। क्लेयर ने जोई को आगे बताया कि उसके पिता हमेशा उसे कहते थे कि वो कभी उस दरवाजे को अकेले नहीं खोल पाएगी, इसलिए उसने जोई को अपने पास लाया था। हेनरी ने क्लेयर को जिस कमरे में बंद किया था, उस कमरे के बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक पजल था। उसे सॉल्व करने के बाद उन्हें 4 अंकों का एक पासवर्ड मिलता, जिसे इस्तेमाल करके उन्हें वो दरवाजा खोलना होगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वे उस पजल को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बेन ने पता लगा लिया था कि उसके कमरे को खोलने के लिए गर्मी से तपती हुई भट्टी से पत्थर निकालकर उसे पजल पर लगाना होगा। वो एक एक पत्थर उठाकर पजल को सॉल्व करने में लगा हुआ था, लेकिन कमरे का टेम्परेचर हर पल बढ़ रहा था और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से बेन की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जोई हरकत में आ गई। उसने क्लेयर को बाहर निकालने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाया। तभी उसे क्लेयर की कही हुई बात याद आई। क्लेयर को उसके पिता ने कहा था कि वो तब तक इस दरवाजे को खोल नहीं सकती जब तक बाहर से आकर कोई उसकी मदद ना करे। ये याद आते ही जोई ने अपने चारों ओर देखा। उसे एक कोने में एक एस्केप रूम का क्यूब दिखा। ये वैसा ही क्यूब था जैसा एस्केप रूम 1 में सभी कैंडिडेट्स को एस्केप रूम के इनविटेशन के तौर पर दिया गया था। जब जोई ने उस कोने से जाकर पजल की तरफ देखा तो उसे पजल के अंदर एक छुपा हुआ क्लू दिखाई दिया। इसी वजह से हेनरी हमेशा क्लेयर से कहता था कि जब तक कोई बाहर से आकर उसकी मदद ना करे
तब तक वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। उस क्लू की मदद से क्लेयर उस लॉक को खोल पाने में कामयाब हो गई। उसके बाहर आते ही हेनरी का एम्प्लॉय जो उसका मददगार भी था वो उससे लिपट गया। उसे गोली लगी थी। अगले ही पल हेनरी वहां आ धमका और उसने क्लेयर पर अपनी बंदूक तान दी। तभी हेनरी के जख्मी एम्प्लॉय ने हेनरी पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। मौके का फायदा उठाकर क्लेयर ने हेनरी को उसी कमरे के अंदर कैद कर लिया। इसके बाद क्लेयर जोई को लेकर हेनरी के कमरे में गई। वहां पहुंचते ही उसने बेन जिस कमरे में कैद था उस कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल कर उसकी जान बचाई। क्लेयर ने इसके बाद जोई की तारीफ करते हुए कहा कि हर एस्केप रूम में हम किसी एक को जानबूझकर जीतने देते थे, लेकिन वो इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट थी जो वहां से अपने दम पर बाहर निकल सकी। इसके बाद जोई ने क्लेयर से बेन की लोकेशन के बारे में पूछा। जवाब में क्लेयर ने उससे कहा कि जोई उस जगह की लोकेशन पहले से जानती है। दरअसल बेन उसी जगह पर कैद था जहां जोई और बेन एस्केप रूम को ढूंढते हुए पहली बार गए थे। ये वही जगह थी जहां से एक चोर ने उन्हें अपने पीछे भगाकर एक ट्रेन में बिठा दिया था। क्लेयर ने वहां तक जाने के लिए जोई को अपने पिता की कार सौंप दी। जाने से पहले जोई ने क्लेयर से पूछा कि अब वो हेनरी के साथ क्या करेगी। इस पर क्लेयर ने उसे बताया कि जैसे ही वो यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी वो पुलिस को उसके बारे में सब कुछ बता देगी। साथ ही उसने एस्केप रूम के सभी एम्प्लॉयज को उनके कमरे में ही लॉक कर दिया ताकि इस बार वे लोग कोई सबूत मिटा ना पाए। कुछ देर बाद जोई बेन को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंची। उस जगह को पुलिस ने पहले ही घेर लिया था। जब जोई बेन को ढूंढते हुए बेन के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस कमरे की गर्मी की वजह से बेन के शरीर पर छाले उभर आए थे और वो असहनीय पीड़ा से ग्रसित था। बेन ने जोई को वो घड़ी दी जिसे चोर ने जोई से चुराया था। बेन जब रेत के अंदर से होकर क्लेयर के बनाए कमरे में चला गया था तब उसे वहां किसी ने ये घड़ी दी थी। बेन और जोई काफी खुश थे कि आखिरकार एस्केप रूम चलाने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं था। वहां हेनरी के घर पर क्लेयर हेनरी से मिलने गई। यहाँ दोनों की बातों से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मूवी की शुरुआत में क्लेयर की मां को हेनरी ने नहीं मारा था बल्कि उसे खुद क्लेयर ने मारा था। दरअसल हेनरी के बनाए एस्केप रूम गेम की वजह से क्लेयर के दिमाग पर काफी बुरा असर हो रहा था। उसने चोरियां तक करना शुरू कर दी थी। क्लेयर की मां उसे वहां से किसी दूसरी जगह ले जाना चाहती थी, पर क्लेयर उस माहौल में रहकर इतनी बिगड़ गई थी कि वो भी बड़ी होकर अपने पिता हेनरी की तरह एस्केप रूम्स के रूम्स डिजाइन करना चाहती थी। इस वजह से उसने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। हेनरी ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी और क्लेयर को घर के अंदर ही कैद कर दिया था। हालांकि अब वो आजाद हो गई थी और अब एस्केप रूम के खूनी खेल को और ज्यादा भयानक करने के लिए तैयार थी। हेनरी ने अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा, पर क्लेयर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे एक दर्दनाक मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।